2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप, एक ऐसी टीम जिसने ना हेडलाइंस मांगी ना स्पॉटलाइट, फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग टीम्स को हिला के रख दिया। एक एसोसिएट नेशन जो सेमीफाइनल तक पहुंच गया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे फुल मेंबर्स को पीछे छोड़ दिया। सबने कहा यह तो सिर्फ शुरुआत है, केन्या नेक्स्ट डेस्टिनेशन बनेगा। लेकिन जो आगे हुआ वो किसी फेरी टेल का हैप्पी एंडिंग नहीं था, वो था एक ग्रेजुअल कोलैप्स, जिसमें सिर्फ एक टीम ही नहीं, एक पूरे क्रिकेटिंग कम्युनिटी का कोलैप्स हो गया। बोर्ड पॉलिटिक्स, फिक्सिंग स्कैंडल्स, फंडिंग स्कैम्स और सिस्टम की बेपरवाही ने केन्या क्रिकेट को जमीन पर ला दिया था। और आज जिस टीम ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला था, वही टीम अफ्रीका क्वालिफायर्स के लिए स्ट्रगल कर रही है। ये कहानी है केन्या क्रिकेट की, एक ऐसी कहानी जहां पोटेंशियल था पर प्लानिंग नहीं, टैलेंट था पर ट्रस्ट नहीं। केन्या, तंजानिया और युगांडा ने मिलकर ईस्ट अफ्रीका क्रिकेट टीम बनाई, जो 1966 में आईसीसी की एसोसिएट मेंबर बनी। यह टीम्स आपस में खेलती रही और 1966 से 1980 के बीच जाम्बिया भी उनके एनुअल टूर्नामेंट में शामिल हो गई। इंडिया ने 1967 में ईस्ट अफ्रीका का टूर किया और 5 अगस्त को केन्या के खिलाफ एक 3-डे मैच खेला। ईस्ट अफ्रीका के और भी टूर्स हुए, जिनमें 1972 का इंग्लैंड टूर और 1974 में एमसीसी के साथ एक फर्स्ट क्लास मैच भी शामिल है। 1975 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ और ईस्ट अफ्रीका उन 2 नॉन टेस्ट टीम में से थी जो टूर्नामेंट में शामिल हुई। दूसरी टीम श्रीलंका थी। इस टूर्नामेंट के लिए केन्या ने 14 मैन स्क्वाड का आधा हिस्सा दिया। वार्म अप मैचेस के बाद उन्होंने पहले राउंड में इंग्लैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस खेले, जिसमें से सारे मैचेस केन्या टीम हार गई। वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक फर्स्ट क्लास मैच खेला। ईस्ट अफ्रीका ने फिर 1979 आईसीसी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो फर्स्ट राउंड के आगे नहीं बढ़ पाए और 1979 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। ईस्ट अफ्रीका टीम का सबसे मजबूत हिस्सा माने जाने के कारण केन्या 1981 में अलग होकर आईसीसी की एसोसिएट मेंबर बनी। आगे चलकर उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 3-डे मैचेस खेले और उन दोनों मैचेस में केन्या हार गई। केन्या ने 1982, 1986 और 1990 में आईसीसी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया। सितंबर 1986 में अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच पाकिस्तान बी के खिलाफ खेला। 1994 में आईसीसी ट्रॉफी नायरोबी में होस्ट हुई और केन्या इस टूर्नामेंट में रनर अप रही, इसलिए उन्होंने 1996 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। केन्या ने अगस्त 1995 में घर पर इंडिया ए के खिलाफ मैचेस खेले और सितंबर 1995 में साउथ अफ्रीका का टूर किया। आगे उन्होंने 1996 वर्ल्ड कप खेला। केन्या टीम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के ग्रुप में थी। केन्या ने अपना पहला ओडीआई मैच इंडिया के खिलाफ खेला। केन्या ने विलिस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज को सिर्फ 93 रन पे ऑल आउट किया और 73 रन से मैच जीता। वर्ल्ड कप के बाद केन्या को आईसीसी ने फुल ओडीआई स्टेटस दिया और उन्होंने सितंबर 1996 में पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ एक टूर्नामेंट होस्ट किया। नीदरलैंड्स ने दिसंबर में केन्या का टूर किया और 4 वनडे मैचेस खेले, जिसमें से सभी 4 मैचेस में केन्या जीत गई। 1997 आईसीसी ट्रॉफी मलेशिया में होस्ट हुई, जिसमें केन्या फाइनल तक पहुंची, जहां वो बांग्लादेश से 2 विकेट से हार गए। इसके बाद उन्होंने अक्टूबर में एक ट्राई सीरीज बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के साथ खेली। 1998 जनवरी में इंग्लैंड टीम ने केन्या का टूर किया। केन्या ने मई 1998 में इंडिया का टूर किया, जहां उन्होंने बांग्लादेश और इंडिया के खिलाफ एक ट्रायंगुलर ओडीआई सीरीज खेली। राउंड रॉबिन स्टेज के फाइनल में केन्या ने एक अपसेट किया और इंडिया को 69 रन से हरा दिया। केन्या ने 1998 कॉमनवेल्थ गेम्स के क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लिया। उनका पहला राउंड ग्रुप न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के साथ था, जिसमें उन्होंने सिर्फ स्कॉटलैंड को हराया। बिफोर 1999 वर्ल्ड कप केन्या ने बांग्लादेश में एक ट्रायंगुलर सीरीज खेली और टूर्नामेंट में इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ मैचेस खेले। वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने घर पर एक टूर्नामेंट होस्ट किया, जिसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे भी शामिल थी, लेकिन केन्या इस सीरीज में सारे मैचेस हार गया। 21वीं सेंचुरी केन्या के लिए जिम्बाब्वे टूर के साथ शुरू हुई, जहां उन्होंने आईसीसी इमर्जिंग नेशन टूर्नामेंट में डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे ए के खिलाफ मैचेस खेले। 1996 वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी ने केन्या को एक सीरियस क्रिकेटिंग नेशन के रूप में लेना शुरू किया। उनको ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस मिलने लगे, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी दिया गया, जिससे लोकल फैसिलिटीज और कोचिंग सिस्टम इम्प्रूव हुए। स्टीव टिकोलो, मॉरिस ओडम्बे और थॉमस ओडियो जैसे प्लेयर्स ने ग्रेजुअली वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी जगह बनानी शुरू की।
2002 आते आते केन्या की टीम अपने बेस्ट फेज में थी। उनके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज नहीं थी, न ही टॉप लेवल सैलरीज थी, लेकिन उनकी कमिटमेंट हाई थी। प्लेयर्स सिर्फ प्राइड और कंट्री के लिए खेल रहे थे। और इसी बिल्डअप के बीच आया 2003 वर्ल्ड कप, जहां केन्या ने एक ऐसा कैंपेन चालू किया जो क्रिकेट हिस्ट्री में उनकी पहचान बन गया। 2003 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा लोगों को याद है रिकी पॉन्टिंग की फाइनल में मारी गई सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस और गॉड ऑफ क्रिकेट का मास्टर क्लास। लेकिन उसी टूर्नामेंट में एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये कहानी थी एक एसोसिएट नेशन की, एक ऐसी टीम जिसे कोई कंटेंडर नहीं मानता था, जिसका नाम किसी भी वर्ल्ड कप प्रीव्यू में नहीं शामिल था, और फिर भी ये टीम सेमीफाइनल तक पहुंच गई। 12 फरवरी 2003 को केन्या ने अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, लेकिन उनका टॉप ऑर्डर साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट टिक नहीं पाया। टीम सिर्फ 140 रन्स पर ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका ने बिना विकेट गंवाए मैच जीत लिया। मैच के बाद मीडिया का मैसेज क्लियर था, केन्या इज नॉट रेडी फॉर दिस लेवल। 15 फरवरी को केन्या का अगला मैच कनाडा के खिलाफ था। केन्या ने पहली बॉलिंग की और कनाडा को 197 रन्स पर रोक दिया। केन्या के लिए प्रेशर काफी था, लेकिन मॉरिस ओडोम्बे ने 53 नॉट आउट की इनिंग्स खेली और केन्या ने मैच जीत लिया, वो भी 4 विकेट से। ये उनकी वर्ल्ड कप की पहली जीत थी और टीम के अंदर एक बिलीव डेवलप हुआ। 21 फरवरी को केन्या का अगला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ था, लेकिन न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते केन्या आने से मना कर दिया। न्यूजीलैंड ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की थी कि मैच दूसरे वेन्यू पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन आईसीसी ने इसे रिजेक्ट कर दिया। रिजल्ट के रूप में केन्या को फ्री के 4 पॉइंट्स मिल गए। यह एक रेयर सिनेरियो था जिसका इम्पैक्ट टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल पर डायरेक्टली पड़ा। 24 फरवरी को केन्या का सामना श्रीलंका से हुआ। केन्या ने पहली बैटिंग की और कैनेडी के 60 रन की मदद से 210 का टोटल बनाया। ये स्कोर ज्यादा नहीं था, लेकिन डिपेंडेबल जरूर था। बॉलिंग में कोलिन्स ओबियो ने सिर्फ 24 रन देकर 5 विकेट्स लिए। श्रीलंका की टीम 157 रन पे ऑल आउट हो गई। ये पूरे वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट था और क्रिकेटिंग दुनिया ने केन्या को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। 1 मार्च को केन्या का अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ था। रविंद्र शाह ने 71 और स्टीव टिकोलो ने 69 रन बनाए। केन्या का स्कोर था 217। बॉलिंग में भी थॉमस ओडियो और कोलिन्स ओबियो ने डिसिप्लिन दिखाया। बांग्लादेश की बैटिंग कोलैप्स हो गई और केन्या ने इस मैच को 26 रन से जीत लिया। ग्रुप स्टेज के एंड तक केन्या के पास 3 जीत और 1 वॉकओवर था और उनके पास टोटल 16 पॉइंट्स थे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज जैसे फुल मेंबर्स टीम से एलिमिनेट हो गई और केन्या ने सुपर 6 राउंड में क्वालिफाई किया। ग्रुप स्टेज के पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग हर जीत के 4 पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन सुपर 6 के लिए सिर्फ वही पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड होते थे जो जीत सुपर 6 में पहुंचने वाली टीम्स के खिलाफ होती थी। केन्या के लिए सिर्फ 2 टीम्स क्वालिफाई की, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। इसलिए केन्या के 8 पॉइंट्स ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड हो चुके थे। इस वजह से उन्होंने सुपर 6 में पहले से ही लीड बना ली। सुपर 6 में केन्या के 3 मैचेस थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ। 7 मार्च को इंडिया के अगेंस्ट केन्या का मैच खेला गया। इंडिया ने 270 रन्स बनाए। सचिन तेंदुलकर ने 50 और सौरव गांगुली ने 107 की नॉट आउट इनिंग्स खेली। केन्या फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन मैच हारता है। 12 मैच को केन्या ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेला। केन्या ने पहले बैटिंग करके 225 रन्स बनाए। बॉलिंग में ओडियो, टिकोलो और सूजी ने जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइनअप को प्रेशर में डाल दिया। जिम्बाब्वे मैच हार गया। केन्या ने यह मैच 7 विकेट से जीता। केन्या के नेक्स्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था और इस मैच में रिकी पॉन्टिंग ने सेंचुरी बनाई और ग्लेन मैकग्राथ ने केन्या के टॉप ऑर्डर को तोड़ दिया। केन्या यह मैच बड़ी मार्जिन से हारता है। सुपर 6 स्टेज के बाद पॉइंट्स टैली में केन्या के पास थी श्रीलंका के अगेंस्ट के 4 पॉइंट्स, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट के 4 पॉइंट्स और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट के 4 पॉइंट्स। मीन्स उनके पास टोटल 12 पॉइंट्स थे। इस वजह से न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे जैसी टीम्स पीछे छूट गई और केन्या सेमीफाइनल में पहुंचा। 20 मार्च 2003 को सेमीफाइनल खेला गया, इंडिया वर्सेस केन्या। इंडिया ने पहले बैटिंग की। सचिन तेंदुलकर ने इस मैच में 83 रन और सौरव गांगुली ने एक बार फिर से सेंचुरी बनाई। इंडिया ने टोटल 270 रन बनाए। केन्या ने फाइट दी। स्टीव टिकोलो ने 56 रन बनाए,
लेकिन पूरी टीम 179 रन्स पे ऑल आउट हो गई। इंडिया ने मैच जीता, लेकिन केन्या का सफर वही खत्म नहीं हुआ। पूरे स्टेडियम उनके लिए तालियां बजा रहा था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक सेमीफाइनल नहीं खेला था, उन्होंने दुनिया को ये दिखाया था कि अंडरडॉग्स भी वर्ल्ड कप जीतने का सपना देख सकते हैं। 2003 के हीरो और ऑलराउंडर मॉरिस ओडोम्बे, जो केन्या को सेमीफाइनल तक ले गए थे, उन्हें 2004 में मैच फिक्सिंग के चार्जेस के बाद 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। ये सिर्फ एक प्लेयर का बैन नहीं था, ये केन्या के टीम मोरल, रेप्यूटेशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट था। ये स्कैंडल के बाद टीम पे ट्रस्ट उठ गया और इंटरनेशनल क्रिकेट का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। 2003 के बाद एक्सपेक्टेड था कि केन्या को फुल मेंबर्स टीम के साथ ज्यादा मैचेस मिलेंगे, लेकिन 2004 के बाद 3 साल तक केन्या सिर्फ 2 ही ओडीआईस खेल पाया, एक इंडिया के खिलाफ और एक पाकिस्तान के। बाकी समय में उन्हें ऑलमोस्ट कोई एक्सपोजर नहीं मिला। फाइनेंशियल इश्यूज स्टार्ट हुए, प्लेयर्स को सैलरीज नहीं मिल रही थी और स्पॉन्सर्स ने सपोर्ट देना बंद किया। 2005 से लेकर 2007 तक केन्या ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक ओडीआई सीरीज ड्रॉ की थी और बांग्लादेश के अगेंस्ट एक पूरी सीरीज हारी थी। 2006 में केन्या क्रिकेट एसोसिएशन को फाइनली बंद कर दिया गया और क्रिकेट केन्या ने उसकी जगह ली, लेकिन बोर्ड के अंदर फ्रीक्वेंट लीडरशिप चेंजेस और प्लेयर्स के साथ लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से परफॉर्मेंस इंपैक्ट हुआ। आसिफ करीम ने उस वक्त आईसीसी फंडिंग और इंटरनेशनल सपोर्ट का रेफरेंस देते हुए कहा था कि पैसा तो आया, लेकिन उसका प्रॉपर ऑडिट और यूटिलाइजेशन कभी दिखाई नहीं दिया। 2008 तक सिचुएशन और खराब हो चुकी थी। आईसीसी ने पब्लिकली कंसर्न्स रेज किए थे कि जो फंड्स दिए जा रहे हैं वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच रहे। सैलरी डिलेज, मिसिंग ऑडिट्स और कैंसल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की वजह से केन्या क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट होने लगा। फुल मेंबर्स टीम ने भी उनके साथ सीरीज खेलने से मना कर दिया। केन्या का डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम कोलैप्स होने लगा। जो कभी स्ट्रॉन्ग क्लब स्ट्रक्चर था वो या तो बंद हो गया या इररिलेवेंट बन चुका था। यूथ प्रोग्राम्स अनाउंस किए गए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। 2009 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में केन्या आयरलैंड और स्कॉटलैंड के खिलाफ नॉकआउट में हारा। बारिश और इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से उनका यूरोपियन टूर भी फेल हो गया। केन्या ने 2011 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया, लेकिन टीम का परफॉर्मेंस वर्स्ट था। ओपनिंग मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ केन्या को सिर्फ 69 रन्स पे ऑल आउट कर दिया गया और 8 ओवर्स में ही न्यूजीलैंड ने इस मैच को जीत लिया। इस वर्ल्ड कप में केन्या ने 6 मैचेस खेले और 6 मैचेस हारे भी। बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट्स में कॉन्फिडेंस की कमी थी। टीम एनवायरनमेंट भी टॉक्सिक होते जा रहा था। ओल्ड सिस्टम्स को रिप्लेस करने के लिए ईस्ट अफ्रीका प्रीमियर लीग शुरू हुआ, लेकिन उसमें भी सीनियर प्लेयर्स को हटा दिया गया। जिमी कमांडे ने बाद में बताया कि बोर्ड उन्हीं प्लेयर्स को सिलेक्ट करता था जो उनके डिसीजंस को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते थे। 2012 में आईसीसी ने क्रिकेट केन्या पर कंट्रोल्ड फंडिंग अप्लाई किया। इसका मतलब यह था कि आईसीसी ने अब बोर्ड पर ट्रस्ट करना बंद कर दिया था। हर एक्सपेंस ऑडिट के थ्रू अप्रूव होना जरूरी था। इस पीरियड में सीनियर प्लेयर जैसे स्टीव डिकोलो और कोलिंस ओबेयो रिटायरमेंट ले चुके थे। बोर्ड के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट था। टीम्स में नए प्लेयर्स आए, लेकिन डायरेक्शन और एक्सपीरियंस की कमी क्लियरली दिखाई देने लगी। 2014 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में केन्या ने सिर्फ 5th प्लेस पर फिनिश किया और उसके बाद उनका ओडीआई स्टेटस भी छीन लिया गया। 2015 तक केन्या अभी भी एसोसिएट नेशंस के खिलाफ ही खेल रहा था। 2016 में ईस्ट अफ्रीका प्रीमियर लीग और ईस्ट अफ्रीका कप स्टार्ट किया गया। इनिशियली एक्साइटमेंट था और कुछ यंग प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म भी मिला, लेकिन 2 साल के अंदर ही ये लीग कोलैप्स कर गई। ना स्पॉन्सर्स मिले, ना ऑडियंस, ना ही मीडिया का सपोर्ट था। इस वक्त तक आते आते केन्या टीम युगांडा और नामीबिया जैसे रीजनल टीम से भी हारने लगी। ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। स्कूल्स क्रिकेट प्रोग्राम पहले ही बंद हो चुका था। आसिफ करीम ने एक इंटरव्यू में बताया कि पहले केन्या टीम नीदरलैंड्स और आयरलैंड को फिक्चर देने से मना करती थी, लेकिन आज वो तंजानिया जैसे टीम्स के खिलाफ क्वालिफायर्स खेल रही है। 2021 के बाद भी आईसीसी का ओवरसाइट कंटिन्यू रहा, लेकिन स्ट्रक्चर और रिफॉर्म दोनों मिसिंग थे। 2022 से लेकर 2025 तक केन्या किसी भी मेजर आईसीसी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, ना मेंस और ना ही वुमेन्स कैटेगरी में। डोमेस्टिक लीग सिर्फ नाम के रह गए थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम और मिसमैनेजमेंट पहले जैसे ही थे। मीडिया और पब्लिक इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट जीरो हो चुका था। केन्या की गलियों में जहाँ पहले क्रिकेट कॉमन होता था, आज वह क्रिकेट दिखाई तक नहीं देता। अगर आपको ऐसे ही भुवनेश्वर कुमार के डाउनफॉल के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल के बारे में जानना है तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।